career in government जासूसी, intelligence requires an appropriate level of violence. बहादुरी, पाकिस्तानी कमांडो की एक ऐसी दास्तान And जो an दुश्मन के aptitude घर में घुसकर अपने वतन के खिलाफ होने वाली साजिशों को नाकाम बनाता रहा। गाजी। लीडर कमांडो हमें गाइड करता हुआ एक टीले के पीछे से गुजरता हुआ दरिया पर ले आया। यहाँ एक छोटा सा घाट था। यहाँ एक बड़ी कश्ती किनारे पर बंधी हुई थी। इसमें 2 लंबे बांस रखे हुए थे जिसे डंडा कहते हैं। इस कश्ती में मलाह दिन के वक्त मुसाफिरों को दरिया पार करवाता होगा। लीडर ने हमें हुक्म दिया कि जल्दी से कश्ती में बैठ जाओ। जब हम कश्ती में बैठ गए तो एक तरफ से लीडर ने और दूसरी तरफ से एक स्याहपोश कमांडो ने डंडा संभाल कर दरिया में डाल दिया और इसके जोर से कश्ती को दरिया की तरफ धकेलने लगा। कश्ती बड़ी थी, वो किनारे से हटने लगे। दरिया की लहरें भी हमारी मदद कर रही थीं। कश्ती दरिया के वस्त में आ गई। यहाँ से वो डंडा की मदद से कश्ती को दूसरे किनारे की तरफ ले जाने लगे। कोई आध घंटे की जद्दोजहद के बाद कश्ती दरिया के दूसरे किनारे से जा लगी। लीडर ने मुझसे पूछा, शेरबाज का क्या हाल है? शेरबाज ने जवाब दिया, बिल्कुल ठीक हूँ। शाबाश, हम अपने ठिकाने पर पहुँचने वाले हैं। वहाँ तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हम छावनी से बहुत दूर आगे आ चुके थे। यहाँ से हम एक जंगल में दाखिल हो गए। लीडर कमांडो ने जंगल में दाखिल होते ही हमें रुकने को कहा और खुद फजा सूंघने लगा। फिर अपने साथी कमांडोज को मुखातिब करके कहा, शेर की बू दूर दूर तक नहीं है। अगर कहीं से शेर निकल आया तो उस पर सारी स्टीन गन्नों का फायर किया जाएगा। जंगल सुनसान और तारीख था। लीडर ने शेरबाज से कहा, हम जंगल के किनारे किनारे जाएंगे। यहाँ शेर का खतरा नहीं है। हम 1-1.5 घंटा जंगल में चलते रहे। आसमान पर पोप फटने लगी थी। हम एक घाटी में से गुजरे तो आगे तालाब था। तालाब का पानी सितारों और पोप फटने की नीली धुंधली रोशनी में धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। लीडर ने मुझसे कहा, यह बहुत पुराना तालाब है। कहते हैं कि इसकी तह समंदर की तह से मिली हुई है। इसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता। यहाँ हमने शप शप की आवाज़ सुनी। लीडर ने दोनों बाजू फैलाकर हमें रुकने का इशारा किया। चारों कमांडोज वहीं बैठ गए। मैं और शेरबाज भी बैठ गए। लीडर खड़ा रहा और इस तरफ देख रहा था जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी। फिर वो भी हमारे पास बैठ गया और आहिस्ता से बोला, तालाब के दूसरे किनारे पर शेर पानी पी रहा है। शेरबाज ने कहा, हम इस पर एक साथ फायर करेंगे। लीडर कमांडो ने कहा, शेर ने हम पर हमला नहीं किया, फिर हम इस पर फायर किस लिए करें? हम खामोशी से दूसरी तरफ से होकर आगे निकल जाएंगे। हमने ऐसा ही किया। हम वहाँ से मुड़े और 10-15 कदम पीछे आकर दूसरी तरफ दरख्तों के नीचे से होकर आगे चल पड़े। शेरबाज खान से अब चला नहीं जाता था। इसकी टांग का जख्म ज़्यादा दर्द करने लगा था, मगर ये इसकी हिम्मत और जज्बा था कि वो हमारे साथ चल रहा था। आसमान पर सुबह की पहली सफ़ेदी उभरने लगी थी कि लीडर हमें लेकर एक घाटी में उतर गया। इस घाटी में एक कुदरती गार बना हुआ था। हमें इसी गार में आना था। गार में पहले से 3 कमांडोज मौजूद थे। गार काफ़ी कुशादा था। इसके अंदर एक खुले दालान में बांस की चारपाइयाँ बिछी हुई थीं और लालटेनें जल रही थीं। हमने शेरबाज को एक चारपाई पर लिटा दिया। इसकी रान पर से कपड़ा खोल कर देखा। वहाँ जख्म इतना गहरा नहीं था, मगर वो ख़राब हो गया था और इसी वजह से दर्द की शिद्दत में इजाफा भी हो गया था। शेरबाज का जख्म साफ करके इस पर मरहम पट्टी लगाकर बांध दिया गया। इसे कहवा बनाकर पिलाया गया। सुबह हो गई थी। गार के बाहर रोटियां पकने लगी थीं। घी में तली हुई रोटियों की खुशबू आ रही थी। साथ हलवा भी बनाया जा रहा था। हम सब ने मिलकर नाश्ता किया। लीडर ने शेरबाज से कहा, दोस्त अब तुम सो जाओ, नींद लेने से तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। शेरबाज आराम से लेट गया। लीडर कमांडो मुझे गार के दहाने पर ले आया। यहाँ नीचे घाटी की तह में नदी बह रही थी। हम पत्थरों के दरमियान बैठ गए। लीडर कमांडो ने मुझसे कहा, अब हम यहाँ से चले जाएंगे। हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। अपना मिशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। तुम इस वक्त तक यहाँ ठहरो।
जब तक कि शेरबाज खान चलने फिरने के काबिल नहीं हो जाता। मेरे 2 आदमी तुम लोगों की देखभाल के लिए यहाँ मौजूद रहेंगे। यहाँ सारा राशन पानी मौजूद है। मुझे बताओ कि तुम लोग आगे कहाँ जाना चाहते हो। मैंने कहा, हमारी मंजिल तो श्रीनगर है, लेकिन मुझे मालूम है यहाँ से श्रीनगर काफ़ी दूर है और कोई सीधा रास्ता भी नहीं है। इसलिए हम पहले बेंगलोर अपने दोस्त आलमगीर के पास जाएंगे, वहाँ से श्रीनगर की तरफ निकल जाएंगे। लीडर कमांडो ने कहा, फौज और पुलिस तुम्हारी तलाश में वहाँ मौजूद होगी। यकीनी बात है कि आलमगीर की भी खुफिया पुलिस निगरानी कर रही होगी, इसलिए तुम्हारा बेंगलोर जाना मुनासिब नहीं है। मैंने कहा, तो फिर यहाँ से कोई तो रेलगाड़ी वगैरह जाती दिखाई नहीं देती। लीडर ने हंसकर कहा, तुम इस वक्त हैदराबाद दक्कन के जंगलों में हो। यहाँ चारों तरफ बड़े बड़े शहर हैं, जहाँ रेलवे स्टेशन भी हैं। हम तुम्हें एक ऐसी रेलगाड़ी में सवार कर देंगे जो तुम्हें यहाँ से सीधी दिल्ली ले जाएगी। इसके आगे तो तुम खुद चले जाओगे। मैंने कहा, अगर ऐसा हो जाए तो इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। लीडर ने उठते हुए कहा, ये हो जाएगा। अब तुम भी अंदर जाकर आराम करो। मैं शाम को आकर बताऊंगा कि आगे का प्रोग्राम किस तरह का बनेगा। ओके ओके। मैं गार के अंदर दालान में चला गया। वहां देखा कि शेरबाज खान गहरी नींद सो रहा था। इसे नींद की अशद ज़रूरत थी। इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस ने न जाने इसे कैसी कैसी दरिंदा सिफत अजीतें दी थीं। मैं भी एक चारपाई पर पड़ गया। मुझे भी नींद आ गई थी। सारा दिन हम सोए रहे। शाम के वक्त हमें एक कमांडो ने उठाया और कहा, लीडर आया है। लीडर कमांडो कार के दालान में दाखिल हुआ। इसके सर पर स्याह रुमाल नहीं था। इसकी छोटी छोटी शरई दाढ़ी और मूंछें थीं। माथे पर मेराब था। इसने मुस्कुराते हुए शेरबाज से हाथ मिलाया। कहो दोस्त, अब क्या हाल है? शेरबाज ने कहा, दर्द में काफ़ी अफाका है। लीडर कमांडो ने अपने आदमी से कहा, रात को जख्म पर दोबारा मरहम पट्टी लगाकर बांध देना। फिर शेरबाज से कहने लगा, इंशाल्लाह तुम 2-1 दिन में चल फिर सकोगे। मैंने शेरबाज को अभी कुछ नहीं बताया था। लीडर कमांडो ने खुद ही इसे सारी बात बयान कर दी थी और ये कहा कि हम लोगों का बेंगलोर जाना ख़तरनाक होगा। हमें यहीं से श्रीनगर रवाना हो जाना चाहिए। शेरबाज ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, लीडर का ख्याल बिल्कुल सही है। बेंगलोर में पुलिस और फौज हमारी खास तौर पर तुम्हारी तलाश में जगह जगह छापे मार रही होगी, इसलिए बेहतर यही है कि हम यहीं से आगे बढ़ जाएं। शेरबाज ने लीडर से पूछा, यहाँ से करीबी शहर कौन सा है? लीडर ने कहा, यहाँ से करीबी शहर कोलार है। हमारा आदमी तुम दोनों को कोलार के रेलवे स्टेशन से हैदराबाद जाने वाली गाड़ी में बिठा देगा। हैदराबाद से तुम नागपुर वाली ट्रेन पकड़ोगे। वहाँ तुमको दिल्ली एक्सप्रेस मिल जाएगी जो होशंगाबाद भोपाल छावनी से होती हुई तुम्हें दिल्ली पहुँचा देगी। आगे का रास्ता तुम्हें मालूम ही है। यही प्रोग्राम तय हो गया। अब हमें इंतज़ार था कि शेरबाज की टांग का ज़ख्म ज़रा अच्छा हो तो वहाँ से रवाना हो जाएं। इस वक्त मुझे अपने दोस्त सांप का ख्याल आया। ये सांप आलमगीर के जंगल वाले खुफिया ठिकाने में था। मैं वहाँ जा नहीं सकता था। दूसरे दिन लीडर ने आकर हमें बताया कि मुंडेल छावनी से शेरबाज के फरार के बाद बेंगलोर और आसपास के कस्बों और देहात में पुलिस इसे तलाश करती फिरती है। कहने लगा, हो सकता है कि खुफिया पुलिस कोलार में भी पहुंच गई हो, इसलिए मेरा ख्याल है कि तुम्हें अभी कुछ दिन यहीं रुके रहना चाहिए। ज़रा हालात नॉर्मल हों तो फिर चले जाना। तजवीज़ बड़ी माकूल थी। हम लीडर कमांडो की खुफिया कमीगाह में पूरे 10 दिन तक छुपे रहे। इस दौरान शेरबाज का ज़ख्म बिल्कुल ठीक हो गया था। वो आसानी से चल फिर लेता था। 11वें दिन लीडर ने हमें तैयारी का ऑर्डर दे दिया। कोलार तक तुम्हें खच्चरों पर बैठ कर जाना होगा। हमारा आदमी तुम्हारे साथ होगा। सुबह चलोगे तो शुरू रात कोलार पहुंच जाओगे। हैदराबाद के लिए वहां से तुम्हें रात के 11 बजे पैसेंजर ट्रेन मिल जाएगी। तुम कल मुँह अंधेरे यहाँ से चल पड़ोगे। हमें तैयारियाँ कौन सी करनी थी? कपड़े हमने दूसरे पहन लिए थे, यानी बुश शर्ट और पतलून और नए रबड़ के जूते। लीडर ने हमें चमड़े की 2 जैकेटें दे दी और कहा, आगे पंजाब में सर्दी होगी, ये जैकेटें वहाँ जाकर पहन लेना। लीडर ने हमें इंडियन करेंसी में इतने पैसे दे दिए जो श्रीनगर तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा थे। असला साथ रखने की ज़रूरत नहीं थी। हमने सिर्फ इतना किया कि एक चाकू अपने पास रख लिया कि रास्ता लंबा है,
सफ़र तवील है और दुश्मन के पेट में से गुजरकर श्रीनगर तक पहुंचना है। रास्ते में कुछ हो सकता है। इस रात खाना खाकर मैं और शेरबाज जल्दी सो गए। पिछले पहर 4 बजे हमें लीडर ने जगा दिया। कहने लगा, मुंह हाथ धोकर तैयार हो जाओ, तुम्हें साथ ले जाने वाला आदमी आ गया है। हमने जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोया, नाश्ता किया और लीडर के साथ टीले की दूसरी तरफ आ गए, जहां पिछले पहर के अंधेरे में एक आदमी खड़ा था। इसके पास 3 खच्चर खड़े थे। लीडर हमसे बारी बारी गले मिला। मैंने इसका शुक्रिया अदा करना चाहा तो वो कहने लगा, हमने जो कुछ किया है अल्लाह और इसके दीन इस्लाम के लिए किया है, इसमें शुक्र करने की कोई बात नहीं है। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। वो हमें अपने आदमी यानी हमारे गाइड के हवाले करके चला गया। हम खच्चरों पर बैठ गए और कोलार की जानिब हमारा सफ़र शुरू हो गया। ये सफ़र भी दुश्वार गुजार जंगल का सफ़र था। दिन काफ़ी निकल आया था जब हम कोलार के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। हमारा गाइड हमें यहाँ छोड़कर वापस चला गया। यहाँ से हमें हैदराबाद दक्कन को जाने वाली गाड़ी पकड़नी थी। मुझे मालूम था कि श्रीनगर का हमारा ये लंबा सफ़र है और हमें 3-4 दिन लग जाएंगे। शेरबाज खान मेरे साथ ही प्लेटफार्म पर बैठा था। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद गाड़ी आ गई। मुसाफिरों से भरी हुई थी। हम अलग अलग डब्बों में सवार हो गए। हमने हमेशा इस हिकमत अमली पर अमल किया था ताकि अगर एक पकड़ा जाए तो दूसरा इसकी मदद कर सके। ये पैसेंजर गाड़ी थी। इसने एक थका देने वाले सफ़र के बाद हमें हैदराबाद पहुंचा दिया। यहाँ से हम नागपुर वाली ट्रेन में बैठ गए। नागपुर रवाना होने से पहले हमने हैदराबाद के स्टेशन पर ही थोड़ा बहुत खा लिया था। नागपुर का सफ़र भी बड़ा लंबा था। आखिर नागपुर भी आ गया। हम बड़े मुतमईन थे कि ख़तरे की हदूद से बाहर निकल आए हैं। नागपुर से हमें सीधा दिल्ली जाने वाली गाड़ी मिल गई। शुमाली भारत में दाखिल होने के बाद सर्दी शुरू हो गई थी। हमने जैकेट पहन लिए थे। दिल्ली तक बिल्कुल खैरियत रही। इसके बाद हमें मशरकी पंजाब में दाखिल होना था। यहाँ ख़तरा ज़रूर था, लेकिन ये ख्याल भी था कि हमने आंध्र प्रदेश में वारदात की है। यहाँ की पुलिस का इससे कोई वास्ता नहीं होगा, मगर ये हमारी खुशफहमी थी। मुंडेल छावनी से शेरबाज के फरार के बाद पंजाब की पुलिस को इतला कर दी गई थी कि कुछ खतरनाक कश्मीरी कमांडोज फौजी जवानों को हलाक करके अपने साथी को छुड़ाकर फरार हो गए हैं। वो जम्मू कश्मीर की तरफ जा रहे हैं। इनको पकड़ा जाए। चुनांचे मशरकी पंजाब की पुलिस चौकस हो गई थी और इसकी CID ने लुधियाना, जालंधर और जम्मू तवी के इलाके को अपनी खुफिया निगरानी में ले लिया था। हमारी गिरफ्तारी के लिए जो जाल बिछाया गया था, हम इससे बेखबर थे। हम तो अपनी तरफ से बड़े मुतमईन और खुश थे कि जाए वारदात से बहुत दूर निकल आए हैं। हम दिल्ली से ट्रेन में सवार होकर जालंधर की तरफ जा रहे थे। चूँकि ख़तरे का एहसास कम हो गया था, इसलिए हम एक ही डब्बे में सवार थे। मेरठ गुजर गया, अम्बाला भी गुजर गया। ट्रेन लुधियाने के स्टेशन पर पहुंची तो मैंने एक आदमी को देखा जिसने खेस की बुक्कल मारी हुई थी और डब्बे में झांक झांक कर देख रहा था। वो मुसाफिरों का जायज़ा ले रहा था। पहले मैं समझा कि ये कोई मुसाफिर होगा जो डब्बे में बैठने के लिए जगह देख रहा है, लेकिन जब इसकी नज़र मुझ पर आकर रुक गई और वो मुसलसल टिकटिकी बांधकर मुझे देखने लगा तो मेरा माथा ठिनका। शेरबाज खिड़की में से लाइन की दूसरी तरफ देख रहा था। मैंने इसे खबरदार ना किया। खेस की बुक्कल वाले आदमी ने चंद सेकंड मुझे और शेरबाज खान को घूर कर देखा और फिर आगे निकल गया। मैंने शेरबाज से कहा, शेरबाज खान, लगता है CID ने हमारा पीछा शुरू कर दिया है। फिर मैंने इसे खेस की बुक्कल वाले आदमी के बारे में बताया। वो कहने लगा, हो सकता है वो कोई मुसाफिर हो। मैंने कहा, मेरा तजर्बा कहता है कि वो खुफिया पुलिस का आदमी था। हमें यहाँ उतर जाना चाहिए। शेरबाज कहने लगा, यहाँ उतर गए तो पुलिस हमें बड़ी आसानी से पकड़ लेगी। अब बेहतर यही है कि यहाँ से निकल जाएं। इसी वक्त ट्रेन चल पड़ी। हम प्लेटफार्म को देखते रहे। ट्रेन आगे जा रही थी, प्लेटफार्म पीछे जा रहा था। कुछ मुसाफिर और रेलवे के आदमी आते, मगर इनमें वो खेस की बुक्कल वाला आदमी नहीं था। मुझे भी ख्याल आया कि हो सकता है वो कोई मुसाफिर ही हो और जगह तलाश करता फिर रहा हो। इसने यूं ही घूर कर मुझे देख लिया हो। ट्रेन ने लुधियाना स्टेशन से निकलते ही स्पीड पकड़ ली। ये कोई एक्सप्रेस ट्रेन थी। एक स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए रुकी। मैं डब्बे से प्लेटफार्म पर आकर यूं ही टहलने लगा।
असल में मेरी नज़रें खेस की बुक्कल वाले आदमी को ढूंढ रही थीं। वो कहीं भी नहीं था। इंजन ने सीटी दी। मैं डब्बे में आकर शेरबाज खान के पास बैठ गया और इससे कहा, मेरा ख्याल है वो खुफिया पुलिस का आदमी नहीं था, मगर हकीकत ये थी कि हम मंजिल के करीब पहुंचकर लापरवाह से हो गए थे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मंजिल के करीब पहुंचकर हमें और ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत थी। आगे जालिंदर का स्टेशन था। मेरा दिल थोड़ा थोड़ा खतरा महसूस कर रहा था। जालिंदर शहर के मज़ाफ़ात और कारखाने शुरू हो गए। शेरबाज खिड़की से टेक लगाए, आंखें बंद किए बैठा था। खिड़की में से आगे की तरफ देख रहा था। मुझे कुछ फासले पर कुछ आदमियों की रेलवे लाइन के पास नकलो हरकत नज़र आई। मैं यही समझा कि रेलवे के मज़दूर हैं जो लाइन वगैरह की मुरम्मत कर रहे होंगे। ट्रेन इनके करीब पहुंची तो मेरी छठी हिस्स बेदार हो गई। वो मज़दूर नहीं लग रहे थे। इनमें 3-4 आदमी पुलिस की वर्दी में थे। मैंने शेरबाज खान को बाजू हिलाकर कहा, कुछ गड़बड़ है। इसने खिड़की में से बाहर देखा। अब हमें पुलिस के बहुत से सिपाही नजर आए। वो सब के सब मुसल्ला थे। पीछे दरख्तों में पुलिस की गाड़ियां भी थीं। मैं उठकर डब्बे की दूसरी तरफ खिड़की के पास गया और बाहर की तरफ देखने लगा। इस तरफ भी पुलिस ही पुलिस नजर आ रही थी। मैंने शेरबाज के पास आकर आहिस्ता से कहा, हमारी मुखबरी हो गई है। पुलिस हमें पकड़ने के लिए खड़ी है। शेरबाज खान ने आहिस्ता से कहा, यहाँ की पुलिस को हमारा हुलिया मालूम नहीं है। अब बेहतर यही है कि दूसरे मुसाफिरों के साथ खामोशी से बैठे रहो। सिर्फ अपने चाकू फेंक देते हैं। उसकी बात बड़ी हद तक दुरुस्त थी, क्योंकि आंध्र प्रदेश की मिलिट्री पुलिस के पास मेरी और शेरबाज खान की कोई तस्वीर नहीं थी। मिलिट्री की पुलिस ने दिल्ली की पुलिस को और दिल्ली की पुलिस ने मशरकी पंजाब की पुलिस को शेरबाज खान का हुलिया ज़रूर बता दिया होगा, जिसमें आंध्र प्रदेश से दिल्ली और दिल्ली से जालिंदर तक आते आते काफ़ी तब्दीलियां रूनुमा हो चुकी होंगी। मुझे यकीन था कि अगर सिर्फ हुलिये की शनाख्त से यहाँ की पुलिस शेरबाज खान को गिरफ्तार करना चाहती है तो वो इसे पहचान नहीं सकेगी। ट्रेन रुक गई। ट्रेन के रुकते ही दोनों तरफ से पुलिस के सिपाही हर डब्बे में दाखिल हो गए। हमने इन्हें हर डब्बे में तेज़ी से दाखिल होते देख लिया था। हम भाग नहीं सकते थे। अगर भागते तो पुलिस हमें आसानी से काबू कर सकती थी। एक पुलिस की नफरी बहुत थी और दूसरे वो मुसल्ला थे। इससे पहले हमने अपनी जेबों से कमांडो चाकू निकालकर बड़ी होशियारी से मुसाफिरों के सामान के पीछे फेंक दिए थे। हमारे डब्बे में 4 सिख सिपाही दाखिल हुए थे। दोनों सिपाही डब्बे के दोनों दरवाज़ों में राइफलें थाम कर खड़े हो गए और 2 सिपाही मुसाफिरों से पूछगछ करने लगे। इनमें से हमारी तरफ वाला सिख सिपाही हमारे पास भी आ गया। इसने पहले मुझे गौर से देखा और पंजाबी में पूछा कि मेरा नाम क्या है और कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। मैंने एक फर्जी बयान दिल में सोच लिया था, वो ही दोहरा दिया। मैंने अपना नाम भी हिंदुआना बताया। इसके बाद सिख सिपाही शेरबाज खान की तरफ मुतवज्जा हुआ। कौन हो भाई तुम? क्या नाम है तुम्हारा? सिख सिपाही ने पंजाबी में पूछा था। शेरबाज खान ने बड़ी हमाकत की कि पंजाबी में ही जवाब दिया कि मेरा नाम मदन लाल है और मैं जम्मू जा रहा हूँ, जहाँ मेरी स्टेशनरी की दुकान है। इसका लहजा ना तो पंजाबी था और ना ही डोगरी था। साफ लग रहा था कि एक खालिद श्रीनगर का कश्मीरी पंजाबी में बात करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। सिख सिपाही ने शेरबाज खान से कहा, नीचे उतारो। अब मुझसे इस तरारी कैफियत में एक हमाकत हो गई कि मैंने शेरबाज खान को बचाने के लिए कह दिया, सरदार जी ये ठीक कह रहा है, मैंने जम्मू में इसकी दुकान देखी है। सिख सिपाही ने मुझे बाजू से पकड़ कर कहा, तुम भी नीचे उतर आओ। सिपाही हमें डब्बे से उतार कर लाइन के एक तरफ ले आए, जहां पहले से 2 आदमी उन्होंने हिरासत में लेकर बिठाए हुए थे। हमें भी इनके पास बिठा दिया। एक सिपाही वहां हमारी रखवाली के लिए खड़ा हो गया। बाकी 3 सिपाही, जिनमें एक हवालदार था, दूसरे डब्बों की तरफ चले गए। मालूम हुआ कि अभी वो सिर्फ मशकूक लोगों को घेर रहे हैं। हमारी उन्होंने अभी तक तलाशी भी नहीं ली थी। ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती थी, वरना अगर वो हमारी तलाशी लेते तो यकीनन हमारी पतलूनें भी उतरवा कर देखते कि हम हिंदू हैं या मुसलमान। शायद ये काम वो थाने में जाकर सरअंजाम देना चाहते थे। ट्रेन के दूसरे डब्बों को भी खंगाला जा रहा था। पुलिस हमसे ज़्यादा आगे थी। जो 2 आदमी पहले से वहाँ बैठे थे वो कोई जुराइम पेशा लगते थे। दोनों सरगोशियों में आपस में कुछ बातें कर रहे थे। शेरबाज ने मेरी तरफ देखा।
मैंने सिख सिपाही की तरफ देखा जो वहां खड़ा पहरा दे रहा था। जहां हम बैठे थे वो जगह थोड़ी ऊंची थी। मैंने पीछे देखा। पीछे नशेब में कच्ची पगडंडी थी। कुछ फासले पर एक बहुत बड़ा गड्ढा, जिसे पंजाब में गढ़ कहते हैं, हमारी तरफ ही चला आ रहा था। गड्ढे पर नीचे से लेकर ऊपर तक गन्ने की भरियां लदी हुई थीं। गड्ढे के आगे बैल जुते हुए थे, जिसकी गावरी पर एक सिख बैठा बैलों को हाँक रहा था। मेरे जहन में फरार की एक तरकीब आ गई। मैंने शेरबाज खान के कान के पास मुंह ले जाकर पीछे देखते हुए कहा, मैं फरार होने जा रहा हूँ। इसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने आंखों ही आंखों में करीब आती गढ़ की तरफ इशारा किया। शेरबाज खान ने आहिस्ता से नफी में सर हिलाया, जैसे कह रहा हो, इतनी पुलिस के होते हुए ये गलती ना करना, मारे जाओगे। मैंने इस बात में सर हिलाया और सिख सिपाही की तरफ देखा। वो मुझसे 3 कदम आगे राइफल कांधे से लगाए इस तरह खड़ा था कि इसका मुंह रेलगाड़ी की तरफ था, जिसके डब्बों की तलाशी इसके साथी पुलिस एहलकार ले रहे थे। सिख सिपाही को क्या मालूम था कि हम कौन हैं। अभी तो हम मुश्तबा लोग ही थे। इतनी देर में कमाद से लदी हुई गढ़ हमारे पास आ गई थी। हम ऊंची जगह पर थे और गढ़ को दूसरी जानिब नशेब में हमारे करीब से इस तरह गुजरना था कि इसके ऊपर वाली कमाद की भरियों को हमारे बिल्कुल बराबर से गुजरना था। मैं गड्ढे पर निगाह रखे हुए था। सिख सिपाही को भी देख लेता था। इसको हमारी तरफ देखने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। वो ये समझने में हक बजानिब था कि पुलिस की पूरी पलटून के होते हुए हम लोग अब कहाँ भाग सकते हैं। मैंने शेरबाज खान को आंखों ही आंखों में कहा, मैं तो जाता हूँ, जो होगा अल्लाह मालिक है। तुमको मौका मिले तो तुम भी फरार हो जाना। जैसे ही गड्ढा मेरे बराबर से गुजरा, मैंने आखिरी बार सिख सिपाही की तरफ देखा, जो मेरी तरफ पुश्त किए खड़ा था और बड़ी खामोशी से और आवाज़ पैदा किए बगैर अपने आप को गड्ढे पर लदे हुए कमाद पर गिरा दिया। कमाद की बरियों पर गिरने से कोई आवाज़ पैदा नहीं हुई। कमाद की बरियां बगैर किसी तरतीब से लदी हुई थीं। इनके दरमियान और इर्द गिर्द थोड़ी थोड़ी खाली जगह बनी हुई थीं। मैं गड्ढे पर गिरते ही बरियों के दरमियान एक खाली जगह में घुसकर औंधा हो गया और इसी जगह बेहिस्सो हरकत हो गया। कोई देखता तो इसे यही लगता कि गड्ढे का मालिक है जो कमाद की बरियों पर सो रहा है। गड्ढा एक गड्ढे में ज़रा उछला तो मैं कमाद की बरियों में मज़ीद नीचे घुस गया। मैं सर उठाकर नहीं देख सकता था कि बाहर की सूरत हाल क्या है। बाहर की खामोश और मामूल की आवाज़ें मुझे बता रही थीं कि मेरे फरार का वहाँ किसी को इल्म नहीं हुआ, वरना पुलिस 1 सेकंड में गड्ढे को रोककर मुझे पकड़ सकती थी। गड्ढा रू रू की आवाज़ निकालता कच्चे रास्ते पर चला जा रहा था। मैंने कमाद की भरियों के अंदर घसीट कर इतनी जगह बना ली थी कि बाहर से मुझे कोई देख नहीं सकता था। अगर पुलिस हेलीकॉप्टर लेकर आ जाती तो ऊपर से मुझे देखा जा सकता था। मैं और कमांडो शेरबाज खान एक दूसरे से जुदा हो चुके थे। कमांडो जब एक्शन के दौरान एक दूसरे से जुदा होते हैं तो फिर एक दूसरे की तलाश में वक्त ज़ाया नहीं करते। फिर इन्हें हालात से मुकाबला करते हुए और अपनी अपनी अकल से काम लेते हुए अकेले ही अपने कैंप तक पहुंचना होता है। पहुंच गए तो सब अच्छा है, ना पहुंचे तो अल्लाह बेली। कमाद का गड्ढा बहुत आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था। इस पर कई मन बल्कि कई टन वजन लदा हुआ था। पीछे से मुझे आदमियों के ऊंचा बोलने और एक दूसरे को पुकारने की आवाज़ें आईं। पुलिस को मेरे फरार का पता चल गया था। मैं अभी इस ट्रेन से ज़्यादा दूर नहीं था जिस पर पुलिस ने मुझे और शेरबाज खान को पकड़ने के लिए छापा मारा था। मगर मुझे एक फ़ायदा ज़रूर था कि मैं जहाँ छुपा हुआ था वहाँ किसी को शक व शुबा नहीं पड़ सकता था। मैं सर बाहर निकाल कर देखने का ख़तरा मोल नहीं लेना चाहता था। मेरे दोनों जानिब कमाद की परियां ही परियां थीं। इनमें से कुछ बाहर नज़र नहीं आता था। मुझे महसूस हुआ कि गड्ढा एक तरफ मुड़ गया है। सिख गड्ढे वाला बैलों को हाँकते हुए कभी इनको गालियां देता और कभी चिमकारने लगता और फिर खामोश हो जाता। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये गड्ढा किस तरफ जा रहा है। अगर तो ये जालिंदर शहर की तरफ जा रहा था तो मैं एक ख़तरे से निकलकर दूसरे ख़तरे की तरफ जा रहा था, और अगर ये गड्ढा किसी कस्बे की तरफ जा रहा था तो वहाँ मेरे लिए इतना ख़तरा नहीं था। सिपाहियों की आवाज़ें लम्हा बलम्हा दूर हो रही थीं। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ गड्ढा किसी दूसरी सड़क पर दूर निकल आया था। ये सड़क हमवार थी और इस पर ज़्यादा हिचकोले नहीं लग रहे थे। मुझे रेल के इंजन की सीटी सुनाई दी।
इसके बाद इंजन छक छक करते चल पड़ा। ट्रेन गुजरने लगी। आवाज़ से मालूम हो रहा था कि मैं रेलवे लाइन से दूर हो गया हूँ। आहिस्ता आहिस्ता रेलगाड़ी की आवाज़ दूर होते होते गायब हो गई। अब मैं किसी हद तक महफूज था। मैं गड्ढे से निकलना चाहता था, मगर सबसे पहले मैं देखना चाहता था कि इलाका शहर का है या देहाती इलाका है। मैंने बड़ी एहतियात से कमाद की भरियों में से सर बाहर निकाल कर जायज़ा लिया। मैंने देखा कि जालिंधर शहर के मकान पीछे रह गए थे और जिस तरफ गड्ढा जा रहा था उधर खेत ही खेत थे। गड्ढा इन खेतों के दरमियान छोटे से कच्चे रास्ते पर चला जा रहा था, जिसके दोनों जानिब कहीं कहीं टाली के दरख्त थे। मेरा असर रूट जालिंधर से आगे होशियारपुर कठुआ था और जम्मू तवी था, मगर ये सारा इलाका मेरे लिए बेहद ख़तरनाक बन चुका था। इस सारे रूट को जम्मू तक पहुँचते पहुँचते पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने अपने घेरे में ले रखा होगा, क्योंकि इन्हें मालूम था कि मैं फरार होने के बाद इसी रास्ते से श्रीनगर जाऊंगा। चुनांचे मैं इस तरफ से श्रीनगर नहीं जाना चाहता था। अगर अमृतसर से श्रीनगर जाता हूँ तब भी बटाला गुरदासपुर के बाद मुझे कठुआ से होकर जम्मू तवी पहुँचना पड़ता था और वहाँ से मेरे पकड़े जाने का 100% इम्कान था। गड्ढा चला जा रहा था और मैं यही सोच रहा था कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। आखिर मैंने यही फैसला किया कि मुझे खतरे के इलाके से दूर हो जाना चाहिए और अमृतसर पहुंचकर किसी जगह रोपोश होकर अगला प्रोग्राम बनाना चाहिए। मेरे अंदाजे के मुताबिक पुलिस की सारी तवज्जो जालिंधर होशियारपुर कठुआ रूट पर थी। अमृतसर की तरफ पुलिस का ख्याल नहीं गया होगा। सिख सिपाही ने रेल के डब्बे से निकालने के बाद मेरी तलाशी नहीं ली थी। पुलिस इस वक्त अफरा तफरी की कैफियत से दो चार थी। वो मुश्तबा अपराध को पकड़ने में लगी हुई थी और पकड़ने के बाद थाने ले जाकर बाकी कार्रवाई करने का इरादा रखती थी। मैंने कमाद की बरियों में लेटे लेटे अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब में हाथ डालकर देखा। ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।